इजराइल की सरकार में भूचाल आ गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इजराइल के अंदर अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है। जनता परेशान है, जनता हैरान है, सड़कों पर लोग हैं, पूरा इजराइल हैरान परेशान है। और नेतन्याहू की सरकार में भी नेतन्याहू का साथ कोई देना नहीं चाहता। इजराइल की सेना नेतन्याहू के खिलाफ है, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ है, इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ है। तो 4 लोग नेतन्याहू के साथ हैं, बाकी सभी, खासकर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर बार बार इस बात को कह रहा था कि इस जंग का कोई मतलब नहीं है, इस जंग से हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, हमें सीज फायर कर लेना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें सीज फायर करके इस जंग को ख़त्म करना चाहिए, किसी तरह की डील कर लेनी चाहिए और अपने कैदियों को छुड़ा लेना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहा था। हुआ आखिर क्या कि अब नेतन्याहू ने, ये देखिए, ये हैं डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के, माफ कीजिएगा, जो थे, इजराइल ने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल को बदल दिया है, क्योंकि इल्ज़ाम यह है कि इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर बार बार नेतन्याहू को समझा और मना रहा था कि मेहरबानी करके सीज फायर कर लीजिए, डील कर लीजिए, जंगबंदी कर लीजिए, हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, चारों तरफ से हमें मुसीबत है और आगे परेशानी। जिसके बाद नेतन्याहू ने इसकी सुनने के बजाय इसी को हटा दिया है और इसकी जगह जो इजराइल का विदेश मंत्री था कट्टरवादी, उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है। इसी तरह से बड़े बड़े नेताओं के पदों में बहुत अदला बदली की है, जिसके बाद इजराइल के लोगों के अंदर और गुस्सा फूट गया है। गिडियन सार नाम का ये व्यक्ति, इसको विदेश मंत्री बना दिया है। गिडियन सार ये कट्टरवादी बयान देता है और बहुत खतरनाक है। यानी नेतन्याहू ने अब जितने भी बड़े बड़े पद हैं सब अपने जैसे लोगों को ही दे दिए हैं। बाकी अगर कोई भी बीच की बात करने वाला है या फिर जंगबंदी की बात करने वाला है या ये कहने वाला था कि ईरान पर हमला ना करो या जंग आगे मत बढ़ाओ, ऐसे तमाम लोगों को अपनी कैबिनेट से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने निकाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब बवाल कितना बड़ा होगा। अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन हो रहे थे वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। लोग सड़कों पर भारी मात्रा में और उतर आए हैं। अब मेरे दोस्तों, जो अपोजिशन लीडर थे लैपिड, उन्होंने कहा कि ये जो नेतन्याहू ने किया है ये पागलपंती है, बेवकूफ़ी है। इसके बाद इन्होंने ऐलान किया है और लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका विरोध करें और सड़कों पर आएँ। इजराइल के लोगों से विपक्ष की पार्टी के नेता ने कहा है कि प्रदर्शन करें। वहीं दोस्तों, इसके बाद सड़कों पर इजराइल के पूरा का पूरा इजराइल उतर आया है। इजराइल के हर व्यक्ति के मुंह पर यही नारा है कि नेतन्याहू इस्तीफा दो। जितने भी आपने प्रदर्शन देखे हैं, इनके बाद अब एक बात और सुन लीजिए। नेतन्याहू अभी आईडीएफ के चीफ को भी बदलने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू आईडीएफ के चीफ, इजराइल की आर्मी के चीफ को भी बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो आईडीएफ का, आर्मी का जो चीफ है,
वो भी फ्रंट पर आके तो जंग की, लड़ने की, मरने की, हमले की बातें करता है, लेकिन ऑफिशियली वो इंटरनल लेवल पर इजराइल के प्रधानमंत्री और कैबिनेट और वॉर कैबिनेट को डील करने के लिए कहता है। और उनकी बार बार ये कोशिश होती है, वो बार बार कहते हैं कि भाई जंग बंदी हो जाए, सीज फायर हम कर लें, और नेतन्याहू अगर सीज फायर कर लें तो बेहतर होगा। तो इस वजह से नेतन्याहू अब आईडीएफ के चीफ को भी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को जब उनके पद से हटा दिया गया तो बेचारे ने ट्वीट किया, कहा कि ये हमारी जिंदगी का मिशन है, इजराइल हमारी जिंदगी का मिशन है। यानी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, पद से हटाए जाने का उन्होंने विरोध नहीं किया। देखिए, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको पद से हटाया गया, उन्होंने विरोध नहीं किया। रीज़न यह है कि वो खुद उस पद पर रहकर इतने परेशान थे, खुद वो जिम्मेदारी छोड़ते तो ये होता कि भाई देश को बीच भवंडर में छोड़ दिया। अब नेतन्याहू ने खुद हटा दिया तो एक तरह से उनके कंधे से बोझ हट गया। अब जो कट्टरवादी नेता हैं वो नेतन्याहू के इस कदम से खुश हो गए हैं। कट्टरवादी नेता बेंजवीर, इसने ट्वीट किया और कहा कि ये बहुत बेहतरीन कदम है जो हमारे गवर्नमेंट ने उठाया है और हम नेतन्याहू का सपोर्ट करते हैं। बेंजवीर तो पूरे ही इजराइल का, यहूदियों का सबसे बड़ा कट्टरवादी है। अब सोचिए, अगर वो खुश हो रहा है तो कितने खतरनाक नेताओं को मेन पद दिया गया है। उधर आखिरकार फ्रांस के अंदर जो एग्जीबिशन हथियारों का हुआ है उसमें इजराइल और इजराइल की कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। फ्रांस ने पहले मना किया, फिर बाद में कहा कि नहीं आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट, और फ्रांस ने केस का भी सामना किया अपने यहाँ। जो इजराइल की कंपनियों ने फ्रांस में केस किया था और इजराइल की कंपनियां फ्रांस के अंदर ही फ्रांस से केस जीत गईं, जिसके बाद इजराइल की कंपनी और इजराइल ने अपने हथियारों को फ्रांस में शोकेस किया। उधर जब कनाडा दौरे के लिए, मीटिंग के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए तो वहां पत्रकारों समेत फिलिस्तीनी समर्थकों ने इमैनुअल मैक्रोन के मुंह पर कहा कि आप जेनोसाइड करवा रहे हैं। सुनिए। Shame on you! Hey. Shame on Hey, you! calm. He's coming Be calm. towards Yeah. me. He's Be coming calm. towards us. This is how you deal with people. Is that you, children? You are complicit in the genocide. You can stop it. You can say a word. No. No what? No. Could you hear me? Yeah, go ahead. Please, thank you. First, I was. President France sends money on bombs. No, listen. to kill innocent Listen. Let's listen. Please. First, we don't provide weapons. We don't provide financing. This is wrong. You Second, provide no. political and diplomatic cover. But come on. Look at what I. इसी तरह से दोस्तों, ये तो इमैनुअल मैक्रोन के साथ हुआ, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन के ही मुल्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर भी प्रो फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर हैं। Comment il est possible que, en plein génocide, उधर मेरे दोस्तों मैक्सिको में भी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं। स्वीडन एक इस्लामोफोबिक देश है, लेकिन वहां भी फिलिस्तीन के समर्थन में लाखों लोग सड़कों पर हैं।
gå upp längs granen, va? उधर बड़ी खबर आई है, पांचवा ऐसा ऑफिसर, फिफ्थ ऑफिसर गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो इजराइल के इंटरनल जो डिटेल्स हैं वो लीक कर रहा था, नेतन्याहू की कैबिनेट की बातें लीक कर रहा था। यह पांचवा इजराइल का सीनियर ऑफिसर है जिसे इजराइल ने गिरफ्तार किया है जासूसी के आरोप में। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के समर्थन में आपको याद होगा कि गाजा के समुद्री इलाके में तैरता हुआ एक अमेरिका पोर्ट बना रहा था। हालांकि वो मिशन फेल हो गया, वो पोर्ट बन नहीं पाया, जिसमें अमेरिका के कई सैनिक घायल हुए थे। ये व्यक्ति भी अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुआ था, जिसके बाद घायल अवस्था में लंबे इलाज के बाद ये मौत के आगे हार गया और इसकी मौत हो गई है। उधर फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में एक और पत्रकार बुरी तरह से इजराइल के हमलों में घायल हुए हैं। गजा के अंदर खाना पानी अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे तैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन खाना बनाकर बांट रही हैं, तो भूखों की लाइन ऐसी है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني वहीं जो मदद के ट्रक गाजा के अंदर जाने के लिए सड़कों पर हैं, उन्हें इजराइल के सेटलर्स ने जबरदस्ती रोका हुआ है। וולקאם למדינה שלנו, כביש בגין. הנה בליווי ניידות, המצאות סיוע יוצאים עכשיו. כביש בגין, צומת רמות, שורה של טריילרים, כמו שאתם רואים בסרטון. उधर इजराइल के एक और सैनिक को आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये गाजा के अंदर नरसंहार करके रिचार्ज होने के लिए, अपने माइंड को सेट करने के लिए ये ऑस्ट्रिया घूमने गया। ये देखिए, तमाम तस्वीरें इसने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करी हैं, गाजा में नरसंहार करने की भी और फिर ऑस्ट्रिया में जाकर अय्याशी करने की भी। गाजा के रफ़ा में UNRWA के दफ्तर के हाल को देख लीजिए। बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है, आसपास की बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। UNRWA की बिल्डिंग को अंदर से भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। उधर इसी के साथ गाजा के अंदर 43,393 से ज़्यादा फिलिस्तीनी बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। पूरा गाजा डिस्प्लेस है। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, मर्द हजरात सभी शामिल हैं, जो बुरी तरह से घायल हैं। फिलहाल की इस डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन की कुछ तो मदद कर सकें, और हमारी अगर इतनी कोशिश कामयाब हो जाए कि हम वहाँ एक वक्त का खाना भी अरेंज कर सकें, तो हमें शायद कब्र में सुकून मिले। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।